हम लोग छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना देख रहे हैं। सिंचाई परियोजना में ये वाला पेज हो गया था, कौन कौन से जिले में मुख्य रूप से कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसमें कुछ जिलों के नाम थे, जिलों के नाम के बाद परियोजना के नाम है, परियोजना के नाम के बाद कौन सी नदी पर ये मुख्य रूप से बनी हुई थी। अब ये जो है हो चलता है, ये हर जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिलों के नाम के हिसाब से इस मैप में आपको दिखेगा। छोटे छोटे परियोजनाओं के नाम भी इसमें है, बड़ी परियोजनाओं के नाम भी इसमें है। तो ये जिला कौन सा है तो समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहला जिला है इधर का, कौन सा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसमें झुमका परियोजना, गेज परियोजना और गोबरी परियोजना चल रही है। बीच में ये जो जिला है सूरजपुर, सूरजपुर में कौन सी परियोजना, महान परियोजना। ये है बलरामपुर, बलरामपुर के नीचे क्या है, सरगुजा जिला। सरगुजा में श्याम, कुंवरपुर और बंकी। अब केवल याद करने हैं नाम को, कैसे कैसे परियोजनाएं संचालित की जा रही है। यहाँ पर ये जिला है, कौन सा है, ये कोरबा है। कोरबा में कौन सी परियोजना, हसदो परियोजना है। उसके बाद कोरबा के इस तरफ कौन सा है, ये खुड़िया कहाँ है, खुड़िया परियोजना, ये मुंगेली है ना, खुड़िया रानी परियोजना। ये है बिलासपुर, मुंगेली के बगल में बिलासपुर। बिलासपुर का जो नक्शा है थोड़ा सा भारत के सिर के जैसा आपको दिखेगा, ऐसे है ना। बिलासपुर जिला जो अभी का जो जिले का नक्शा है भारत के नक्शे के जैसे हल्का सा ये लगता है। यहाँ पर खूटा घाट परियोजना हो गया, भैंसाझार, घोंघा, रामोतार, आनंद सागर। नाम नए नए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो है जिला है कवर्धा जिला, कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिले में कर्रा नाला कल देखे थे, कर्रा नाला हो गया, सरोदा दादर जिसको आप लोग बोल रहे थे, सूतिया पार, छिरपानी, बेहराखार। उसके नीचे है खैरागढ़, खैरागढ़ में ढारा, ढारा गए होंगे, सुने होंगे नाम। रूसे है, बांध है, छोटे छोटे बांध है, छोटे छोटे बांध परियोजनाएं संचालित है। माटिया मोती परियोजना है, पिपरिया है, खैरागढ़ पिपरिया, सुरही, सुरही नाला। उसके बाद सूखा नाला, ये राजनांदगांव के नीचे का हिस्सा है। उसके बाद ये जो नक्शा है वो दुर्ग का है, मड़ोदा परियोजना, खपरी। उसके बाद बालोद में खरखरा, तांदुला, गोंदली। फिर मोंगरा बैराज कहाँ पर है, मोहला, मानपुर मोहला जिला, तो मोंगरा बैराज यहाँ पर हो गया। वहीं उसके नीचे ये जो जिला है कांकेर है, परलकोट और मैना। नाम रोज देखेंगे, रोज एक बार पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपको याद होगा। ये हमें लगातार पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे नए नए बैराज यहाँ पे बने हुए हैं। और ये है कौन सा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, और ये है शक्ति। ये क्या हो गया, शक्ति, और ये हो गया जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में सेवरी नारायण और बसंतपुर, और शक्ति में मिरौनी बैराज। ये हो जाएगा शक्ति का, और ये हो जाएगा जांजगीर चांपा का। फुटका नाला परियोजना, किंकारी नाला परियोजना कहाँ होगा, ये हो जाएगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। वहीं केलो परियोजना कहाँ है, रायगढ़ में। रायगढ़ में केलो परियोजना किस नाम से, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। फिर नीचे उतरेंगे तो महासमुंद में क्या होगा, कोडार परियोजना, केशवा परियोजना, जोग परियोजना। बीच में कौन सा है, रायपुर, रायपुर में क्या है, विवेकानंद सागर और समोदा बैराज। फिर सिकासार परियोजना कहाँ है, गरियाबंद, गरियाबंद में सिकासार परियोजना कौन सी नदी पर, पैरी नदी पर। बस्तर में अभी जल को रोक करके बांध परियोजनाएं का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये जो परियोजना है अभी काम चल रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे तो किसी भी प्रकार के बांध बनाकर रोका नहीं गया है, प्रस्तावित परियोजनाएं है। अभी किसी भी प्रकार का सिंचाई परियोजना शुरू नहीं हुआ है। कोसार टेढ़ा बस्तर और बोधघाट दंतेवाड़ा, कौन सा जिला। फिर धमतरी में 3-4 हैं, रुद्री, मुरुमसिल्ली या माडमसिल्ली, गंगरेल और दुधावा। दुधावा का आधा हिस्सा कहाँ है, इस कांकेर क्षेत्र में आता है। तो कुछ परियोजनाएं थी जिसको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। बहुत सारी परियोजनाओं के नाम को अलग अलग लोगों के नाम पे रखा गया है। तो कितने परियोजनाओं के नाम आपको मालूम है अब तक। पहला है दिलीप सिंह जुदेव के नाम से केलो परियोजना, रायगढ़ में।
खुड़िया बांध और खूटा घाट दोनों अलग अलग जगह में है। खुड़िया कहाँ है? मुंगेली। किसके नाम से है? राजीव गांधी। और संजय गांधी के नाम से खूटा घाट कहाँ है? बिलासपुर। कोडार बांध किसके नाम पे है? शहीद वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह के नाम पे एक और स्थान है, कौन सा? हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किसके नाम पे है? वीर नारायण सिंह स्टेडियम के नाम पे है। गंगरेल बांध का नाम किसके नाम पर? रविशंकर शुक्ल। हसदो बांगो, मिनी माता, ये नाम लगभग याद हो गए थे कल। माडम सिल्ली या मुरम सिल्ली, ये अभी अभी नामकरण इसका किया गया है, छोटे लाल श्रीवास्तव। पेंड्रा वन का लखनलाल मिश्र और रुद्री का नाम अभी खूबचंद बघेल। ये अभी कांग्रेस की सरकार थी तो इनका नामकरण, बांधों का नामकरण किया गया था तीनों का, ठीक है। इससे पहले इनका नाम जो स्थान है, ग्राम है, उसके नाम से किया गया था। ये छोटेलाल श्रीवास्तव स्वतंत्रता सेनानी है, ये भी स्वतंत्रता सेनानी है ना, साथ ही साथ विधायक और सांसद भी रहे हैं। अब लेटेस्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण अभी आया है उससे कुछ जानकारियां हैं जो आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है ना। पूरा डिटेल आपके लिए जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप उसको मैनेज कर सके। हमारे यहाँ पर राज्य सरकार बहुत सारे ऐसे बांध, बैराज और सिंचाई क्षेत्र के लिए बहुत सारे परियोजनाओं को क्या किया है? निर्माण किया हुआ है। उसमें बहुत सारे जो परियोजनाएं हैं अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। ऐसी परियोजनाएं जो पूर्ण नहीं हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? निर्माणाधीन। निर्माण अभी हो रहा है। तो इस निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना में एक योजना है सिंचाई परियोजना को लेकर के, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर एक प्रश्न आया भी था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूरे भारत में 99 जो बांध हैं उनको शामिल किया गया है। उस 99 बांध में छत्तीसगढ़ के भी, ठीक है, कितने बांध? 3 बांधों को पहले शामिल किया गया। कौन कौन से? केलो, खारंग और मनियारी। फिर बाद में अभी अभी राज्य के चौथी योजना, 4 योजनाओं को शामिल किया गया है। पहले 3 था, कौन कौन से? केलो परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी। ये है क्या? इसका केंद्र सरकार का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सके और बेहतर ढंग से सिंचाई को दूर तक, मतलब सीमांत क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। तो राज्य सरकार इस योजना के तहत काम तो कर रही है, लेकिन सेंट्रल से फंड मिलेगा, सेंट्रल के हिसाब से पैसा आएगा और नदी उससे पोषित होगी और काम होगा। इसके लिए जो क्राइटेरिया है, कितने हेक्टेयर की क्षमता रखता है, कौन कौन से? तो केलो 21,000, खारंग 83 और मनियारी 11,515 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सिंचाई का क्षमता रखता है। उसके अंदर इतना जल है कि इतने क्षेत्र को सिंचित कर सकता है। चौथी योजना, 3 योजनाएं तो पहले से मुख्य योजना में शामिल है ना। अब चौथी योजना, चौथा कोई परियोजना को फिर से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब कौन सी नदी को लक्ष्य रखा गया है ये अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है ना। हर साल 99 का है। पहले एक होता है चरणबद्ध तरीके से किसी कार्य को किया जाना, पहले चरण में 99, दूसरे चरण में 110, ऐसे। आप लोगों ने मनरेगा का समझा था। मनरेगा जब आई थी तो सबसे पहले जब मनरेगा मतलब रोजगार गारंटी योजना आई थी, पहले सबसे पहले किस दिन लागू हुई थी? किसी को मालूम है? 2 फरवरी, है ना, 2005। ये गारंटी थी, योजना थी। उस समय 200 जीरो में लागू किया गया था पूरे भारत में मात्र। उसके बाद वो सफल रहा तो उसके बाद 600 से ज्यादा जिलों में लागू किया गया था। अरपा भैंसाझार कहाँ है? थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा। अरपा नदी किस जिले पे है? बिलासपुर। तो अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में संचालित होगा? बिलासपुर। इसके अंतर्गत अरपा नदी पर क्या किया जा रहा है? बांध बनाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं बिलासपुर के, जिसमें कौन सा शामिल है, एक एक बारीक से पूछ दिया जाएगा। तो कोटा ब्लॉक, बिल्हा और तखतपुर, बिलासपुर क्षेत्र के 3 ऐसे ब्लॉक हैं जो क्या होंगे? कोंटा अलग हो है और कोटा अलग है। कोटा अलग है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी सुने हैं? उसका जो मुख्यालय कहाँ है?
कोटा में, और सुकमा का एक अंतिम गांव ब्लॉक कोंटा, कोंटा में इसलिए कोंटा, ये कोटा है। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पर ये 1141 बहुत ज्यादा जोर देके पढ़ना है, खासकर ऐसे प्रश्न सीजीपीएससी के हिसाब से वन लाइन पूरा कोट में आते हैं, तो सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न भी करना है पास होकर के, तो लोग पूरे डेटा को याद करके जाते हैं। तो आपका पहला काम यह है, अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में है, कितने ब्लॉक को लाभान्वित किया जा सकता है, तो ये ध्यान होना है। उसके बाद राजीव समोदा, ये कहाँ है, समोदा बैराज रायपुर, है ना। इसमें भी ध्यान रखेंगे, पहले चरण में जब सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो कितने क्षेत्र को, 2000 हेक्टेयर को। उसके बाद सेकेंड फेज में, द्वितीय चरण में 28,000। तो स्पेशली कौन से सिंचाई को, खरीफ मौसम में सिंचाई सुविधा दी जाएगी। जितना ही ध्यान रखना है, बहुत सारे डेटा हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे। केलो कहाँ है, एक बार बताएंगे, रायगढ़। नाम क्या है केलो का, दिलीप सिंह जुदे परियोजना। ये 2008-9 में सिंचाई के लिए शुरू किया गया था। अभी इसका जो क्षमता है कितना है, अभी 500 है, लेकिन हमारे यहाँ कितने करने का लक्ष्य है इसको, 22,000। और ये 22,000 करने का लक्ष्य कौन निर्धारित किया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको इतना क्षेत्र में बढ़ाना है। जितने नहर बनेंगे, जितने बांध आसपास को विस्तारित होगा, उस सबको फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये जाएगा। तो नवीनतम पुरस्कृत प्रशासनिक स्वीकृति है, इसको कितना करोड़ प्राप्त हो चुका है सेंट्रल से, 1182 करोड़। इतना रुपया नहीं, इसके बाद और करोड़ है ना। इसको लिखेंगे थोड़ा सा, हमारे यहाँ पे बांधों को देख रेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम हमारे यहाँ लागू किया गया है, और अलग से इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसको लिखें, अधिनियम का सन, नियम अधिनियम क्यों बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी अधिनियम या नियम क्यों बनते हैं, जब किसी क्षेत्र के लिए अधिनियम बना दिया जाता है तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान जुड़ जाते हैं, और प्रावधान कानूनी प्रावधान होते हैं, धारा के अंतर्गत उसमें हर प्रावधान को एक निश्चित धारा में वर्गीकृत किया जाता है। अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उस प्रावधानों का आपने उल्लंघन किया तो कानूनन आपको सजा होगी, है ना। तो जो भी नियम अधिनियम बनते हैं, खासकर नियम उपनियम अधिनियम, आप लोग सुने होंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना। उस अधिनियम को आप जब पढ़ने जाते हो तो वो सभी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से हर एक धारा के हिसाब से उसको बताया जाता है। अगर उस अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, प्रावधान है। तो वैसे ही बांध को लेकर के हमेशा अधिनियम बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि जो हम कार्य करने वाले हैं किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हमको ये मालूम है कि कोई ना कोई व्यवधान आएगा, या उसको कोई ना कोई अगर क्षति होती है तो उससे उसको बचाए रखने के लिए, अर्थात किसी भी चीज की सुरक्षा के लिए हमको नियम अधिनियम बनाने पड़ सकते हैं। गाँव में अगर देखिए बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे होते रहता है, तो लोग गाँव वालों को लगता है कि हाँ इसके लिए कुछ ना कुछ अब क्या बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा, है ना। अब नियम बनाने पड़ेगा मतलब गांव वाले मिल करके किसी चीज पर नियम बनाते हैं, कोई व्यक्ति उस नियम को क्या करता है, तोड़ता है, तो क्या होगा, उसको गांव वाले मिल करके उसको क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो बांधों की सुरक्षा के लिए अलग अलग योजना बनाई गई है, और अधिनियम ऐसा नहीं है कि केवल सजा के लिए, इसको और बेहतर ढंग से और कैसे संचालित किया जा सकता है और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या बनाया गया है, बांध के सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम सन कौन सा,
2021। ये आपको केवल और केवल आर्थिक सर्वेक्षण वाले बिंदु में ही मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं है। और पुस्तक में नहीं है मतलब, और सरकार के रिकॉर्ड में है, तो ये सब चीजें पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है, बांध हमारे लिए क्या है, एक धरोहर है ना। धरोहर है तो यहाँ पर क्यों धरोहर इसलिए माना गया है कि आज के समय में कोई बांध ना हो, सभी बांध की पानी या नदी का पानी बह जाए, चला जाए, तो आप खेती करना संभव ही नहीं है, पानी ही नहीं तो हमारे लिए एक धरोहर है, और लोगों को क्या देता है, ये नया जीवन देता है। तो देश के कई अन्य राज्यों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जैसा छत्तीसगढ़ सरकार अभी कुछ सालों में की है। अब सन देखकर बता सकते हैं कौन सी सरकार की होगी। चलिए, उसके साथ साथ देखें और क्या प्रावधान है नदी को बचाए रखने के लिए और उनके संवर्धन के लिए। संरक्षण अलग शब्दावली है, संवर्धन अलग शब्दावली है। संरक्षण करना और संवर्धन करना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संरक्षण का मतलब बताओ, और आप संरक्षण का मतलब बताओ। संवर्धन सोचिए क्या होगा, संरक्षण करना और संवर्धन करना। कोई हमारे पास विरासत है ना, उस विरासत को बचा कर रखना संरक्षण कहलाएगा, और वो विरासत को और आगे कुछ और उसमें बढ़ोतरी करना, उसको बढ़ाकर रखना। जैसे एक पेड़ है, पेड़ को बचाना संरक्षण है, और पेड़ को बढ़ाना संवर्धन। तो वैसे ही नदियों और बांधों के लेकर के काम किया गया है, और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में देखा गया है, सर्वे किया गया है इसके लिए, और सर्वे में ये पता चला है कि हमारे राज्य में 5 ऐसी बड़ी नदियां, जो हम बड़ी नदियां और अलग अलग क्षेत्र के हम लोग जीवनदायिनी नाम से जाने जा रहे हैं, उस नदियों के परिस्थितियों को देखकर ये देखा गया कि नदियां जो हैं क्या हो चुकी हैं, प्रदूषित हो चुकी है। और प्रदूषित हो चुकी है तो इसमें से प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं जो प्रदूषण के उसमें साए में आ रहे हैं? शिवनाथ है, हसदेव है, महानदी, केलो और खारून। 5 जो हैं, इस 5 नदियों को चिन्हांकित किया गया है, और इसी को लेकर के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। और काम कौन कर रहा है, योजना कैसे होगा? तो हमारे यहाँ पे भारत सरकार के अधीन एक प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसको भी नहीं सुने होंगे आप लोग कभी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना एनजीटी जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। और ये कहना चाहिए प्राधिकरण है मतलब इसके कुछ न कुछ नियम मापदंड है, और ये तय करती है कि किसी भी प्रदूषण और प्रदूषण के निपटान के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए, है ना। कौन सा प्रदूषित क्षेत्र होगा, कौन कौन सा ये न्यायिक क्षेत्र है, ये सजा भी देता है। एनजीटी जाते हैं तो कोई मुद्दा परमिशन भी देता है ना। जैसे आप लोगों को किसी क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाना होगा, अभी एक सड़क बन रही है यहाँ से राजनांदगांव से, तो एनजीटी के माध्यम से आपको परमिशन मिलेगा पेड़ कटाई के लिए। पेड़ काटना है तो पर्यावरण जो मंत्रालय है और ये एनजीटी, ये इतना महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पढ़ेंगे एनजीटी क्या है तो थोड़ा सा समझ में गई। इसका गठन 2010 में इसी कारण से किया गया था कि बहुत सारे चीजें वन विभाग और जलवायु परिवर्तन जो क्षेत्र है वो नहीं कर पाती। इसके जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, नदियों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अरपा नदी का भी संरक्षण का काम किया जा रहा है। एक इसको अभी सीजीपीएससी पूछा था, सिद्ध बाबा जलाशय कहाँ है? अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। इसको गए हो आप लोग देखने कभी? सिद्ध बाबा जलाशय कहाँ है? छुई खदान। अभी अभी उस पे रास्ते में जाएं तो गंडई और छुई खदान के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है, सिद्ध बाबा जलाशय, इधर जाने का रास्ता। कौन से नदी पर है? तो नदी का नाम है लमती। नदी नहीं है, नाला है। उस नाले का पानी, नाला मतलब नदी ही है, छोटी नदी। जब ये बांध बना है तो जब बांध से पानी लाया जा रहा है तो उधर साजा क्षेत्र में, जो किस जिले में आता है? बेमेतरा। गंडई से इस तरफ जाए तो साजा है। कौन सा क्षेत्र है? धमधा है और छुई खदान।
इन सब विकास खंडों को क्या किया जा रहा है, सिंचित किया जा रहा है। ज्यादा बारिश होती है तो इसी जलाशय का बांध खोल दिया जाता है, नर्मदा के आसपास बाढ़ आता है, फिर उधर जाएंगे तो आपको मिलेगा। चलिए, इस पर हम लोग कल बात किए थे, कौन कौन सी नदी को क्या किया जा रहा है, इंटरलिंक। इसको लिखना इसलिए है क्योंकि कौन सी नदी से किसका इंटरलिंक या कौन सी नदी को किससे जोड़ा जा रहा है। इमेजिन करिए कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर है, और उसको जोड़ने से, मैं तो केवल नाम दिया हूं, उसको जोड़ने से किस क्षेत्र या कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। पहले तो बस्तर में बहने वाली इंद्रावती को किससे जोड़ने का परियोजना के लिए प्रस्ताव है, महानदी। जब इंद्रावती और महानदी आपस में जुड़ेंगे तो सोचिए बीच का क्षेत्र जो कौन सा क्षेत्र है, जो कांकेर का क्षेत्र, और ऊपर में कौन सा है, केशकाल क्षेत्र। उस क्षेत्र के आसपास के एरिया क्या हो जाएंगे, सिंचित हो जाएंगे। सेकंड, सीकासार। सीकासार और कोडार दोनों अलग अलग क्षेत्र में, सीकासार है गरियाबंद में और कोडार कहाँ है, महासमुंद। ठीक है, कोडार परियोजना किसके नाम पर है, वीर नारायण सिंह। ठीक है, और सीकासार पैरी नदी पर और कोडार कोडार नाला पर। पैरी और महानदी को भी जोड़ने का प्रस्ताव है, रेहर अटेम को भी जोड़ने का प्रस्ताव है सूरजपुर क्षेत्र में, मोंगरा, मोंगरा बैराज जिसको बोलते हैं, और खरखरा बांध, इसको भी जोड़ने का एक प्रस्ताव है, ताकि आसपास के क्षेत्र को क्या हो सके, जल की कमी है वहां पे जल की कमी पूरी हो सके, सिंचाई हो सके, और उद्योग जो लगेंगे जिसमें पानी की कमी हमेशा रहती है, उसको पेयजल उद्योग के लिए भी जल मिल सके। तो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए नई परियोजनाओं का निर्माण, रिटर्न एग्जाम के लिए ये काम का है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल समझे तो समझ में आएगा कि हमारे यहाँ जल संसाधन विभाग आने वाले समय में क्या किया जा रहा है, राज्य में बढ़ते हुए किसको, पेयजल संकट और सिंचाई की आवश्यकता है ना, दोनों आज के समय में कमी है। जो क्षेत्र भूमिगत जल पे निर्भर ना होकर के सतही जल पर निर्भर है, आपका ये जो इलाका है, अगर 2 दिन लोगों के घर पे पानी ना आए तो हाहाकार मच सकता है। पानी कहाँ से आ रहा है, नदी से, नदी से ही पानी मिल पा रहा है। तो सोचिए सतही जल अगर बांध बनाकर ना रोका जाए, अभी धीरे धीरे बांध के पानी को छोड़ दिया गया है, तो मोंगरा बैराज के पानी को छोड़ा गया है, अभी चल रहा है पानी अच्छे से तेजी से, वो जहां तक जा सकता है वहां तक उसको ले जाया जा रहा है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा के साथ क्या है हमारा, जल विवाद। इस जल विवाद के परिप्रेक्ष्य में राज्य के हिस्से के पानी को समुचित उपयोग के लिए आने वाले समय में योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत नई परियोजनाएं भी और कैसे बन सकती है, कौन कौन से नदी को आज हम लोग रोक के और बांध बनाया जा सकते हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। रूपांकन, क्रियान्वयन, इस सब के लिए प्रयास जारी है, ताकि जो भी जल व्यर्थ बह जाता है उस जल को, वर्षा जल को क्या किया जाए, रोका जाए, पेयजल के लिए उपयोग किया जाए, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए। उससे क्या होगा, हमारे राज्य में जल जो उपलब्धता है वो और बढ़ेगी, और जहां जहां जल संकट है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। अगर केनाल बन गया, नहर बन गया, तो हम यहाँ का पानी वहां भी ले जा सकते हैं। इंटरलिंक का वही है कि कैसे हम लोग 2-3 नदियों को इंटरलिंक करें और बीच के क्षेत्र को पानी देने का प्रयास करें। ये हो गया था, ये प्रस्तावित में कुछ कुछ है। कोडार, सीकासार कोडार तो भी हो गया, गरियाबंद, पैरी नदी और कोडार, है ना। इंद्रावती पर एक मटनार नाला, एक अभी जलप्रपात देखे थे, तो जलप्रपात जिसमें मटनार नाला का नाम आया था। देउरगांव बैराज कहाँ पर है, इंद्रावती। मोहमेला सिरपुर, ये कहाँ है, आरंग पर। मोहमेला सिरपुर आरंग में है, ग्राम चिकली, ब्लॉक आरंग सर का गांव है, वो पीछे यहीं के हैं। वहां उनका नाम चिकली है और यहाँ इनका नाम चिखली है, दोनों वहीं के हैं, लिखते हैं इसी सर। तो सिरपुर क्षेत्र और आरंग क्षेत्र मोहमला को क्या किया जाएगा, इंटरलिंक करके। इंद्रावती पे एक बैराज का निर्माण प्रस्तावित है, इंद्रावती पे मतरान नाला पे बैराज प्रस्तावित है, और इंटरलिंक के नाम से सीकासार कोडार, इंद्रावती, महानदी, रेहम, अटेम और छोटे छोटे क्षेत्र को
जोड़ करके प्रस्तावित किया गया है। ये कल बचा हुआ था, हो जाता, टाइम ज़्यादा होता तो इसलिए हम लोगों ने इसको आज पढ़ा है। इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, अभी समय है छत्तीसगढ़ में, वो है वन। छत्तीसगढ़ में वन, फॉरेस्ट। वन को या जंगल, वन जंगल ये है। ये कौन से पशु है, पहचान के बता सकते हैं आप लोग? वन और वन्य जीव संरक्षण, इस बिंदु को बिल्कुल ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ जो है भारत के किस हिस्से में है? मध्य क्षेत्र में, है ना। और एक विशेषता ये रही है कि हमारे यहाँ पे इसको अलग अलग वन विभाग में अलग अलग नामकरण से जाना जाता है। पहला तो अगर हम लोग इसके स्थिति को देखें तो यहाँ से छत्तीसगढ़ की स्थिति इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ को किसका हिस्सा माना गया है? दक्कन का हिस्सा माना गया है। दक्कन का हिस्सा भी माना गया है। दक्कन के किस क्षेत्र में है ये? पूर्वी क्षेत्र में। वैसे ही इसको प्रायद्वीपीय भारत का भी हिस्सा माना गया है। किसका हिस्सा माना गया है? प्रायद्वीपीय भारत का भी हिस्सा माना गया है। खास बात यह है, जब छत्तीसगढ़ के वन और छत्तीसगढ़ के जंगल की बात करते हैं तो हमारा जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है ना। जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा रहा, और यहाँ इधर के हिस्से हैं ऊपर के, ये हमेशा से पेड़ों से, सघन वृक्षों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। उसके कारण से ही आज छत्तीसगढ़ पूरे भारत में वन के सघनता में बहुत अच्छा स्थान रखता है। अच्छा स्थान मतलब दो तीन चीजें आंकड़े के समय में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है ना। तो उस मामले में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। उस 28 राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा चौथा, दो अलग अलग उसमें कॉन्सेप्ट आता है, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ चौथा स्थान है और वनावरण में तीसरा स्थान। अभी इसको हम लोग समझेंगे, वनावरण क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों अलग अलग स्थान है। हमने जिस टॉपिक को समझने का प्रयास किया है वो वन में रहने वाले क्या? वन्य जीव। उसके बाद एक और शब्द है संरक्षण। जितने भी पार्ट वन के बारे में आप पढ़ेंगे या वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, उनके संरक्षण को लेकर के क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वही आपका मुख्य बिंदु। वनों को बचाने के लिए हमारे यहाँ पे वन अधिनियम बने हैं, है ना। वन नीति बनी है। देश की वन नीति अलग है, राज्य की वन नीति अलग है। उसके बाद कैसे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं इसको देखिए। परसेंटेज और आंकड़े लेटेस्ट डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण का। पिछले जो डेटा थे उस पर अब फिर से करेक्शन होगा। तो क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से ही क्या रहा है? हमारे यहाँ वन संपदा से समृद्ध राज्य रहा है। हमारे यहाँ पे सघन वनों से, पर्यावरण के साथ साथ जनजातीय संस्कृति और वनोपज से राजस्व आय अर्जित करने और उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान कर एक विशेष आधार प्रदान करता है। तीन चार कॉन्सेप्ट है इसमें।
पहला चीज तो ये है कि सघन वन होने से हमारे यहाँ पे वनों पे रहने वाले क्या कहलाते हैं? वनवासी। वहां के जो वनवासी क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं आज भी अपनी वन में जनजाति कला और संस्कृति को, अपने कल्चर को बचा कर रखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने इष्ट देवता ईश्वर किसको मानते हैं? वनों को मानते हैं। उनका आजीविका कैसे चल रहा है? खेती किसानी नहीं होता है तब भी उसकी आजीविका वनों पर निर्भर है। तेंदुपत्ता के कारण से बहुत सारे बीज और औषधियों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सीधा सीधा जो वन है उसका छत्तीसगढ़ में कनेक्शन, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य राज्य है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में, लगभग 1/3, अभी तो जनगणना के हिसाब से 30.62% अनुसूचित जनजाति है। मतलब 1/3 है, लगभग इतने प्रतिशत है। तो दूसरा, यहाँ पर इतने सारे पेड़ों की प्रजाति है और पेड़ों की प्रजाति से हमको बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है वनों से। जो अन्य राज्य में तो पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है तो राजस्व कहाँ से मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ राजस्व प्रदान करने में भी अपना अच्छा खासा योगदान रखता है। उद्योगों के लिए बहुत सारे उद्योग वनों पर आधारित होते हैं। अभी हम लोग उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योग का सेक्टर जो बटा हुआ है, कृषि आधारित उद्योग है ना, और खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा होता है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में क्या आता है? पेड़ों से क्या क्या मिलता है? बीड़ी। बीड़ी उद्योग जो है किससे चल रहा है? तेंदुपत्ता। आप बीड़ी लीगल है कि इलीगल है? बीड़ी उत्पादन और अफीम? चलिए, अफीम उत्पादन नहीं कर सकते। बीड़ी के लिए जो ऊपर लेयर होता है उसके लिए तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है। आप लोग कभी तेंदुपत्ता तोड़ने गए भी होंगे, इलाके में ही नहीं है ना? तेंदु का पेड़ कितना बड़ा होता है जिससे पत्ता निकालते हैं? फिर भी छोटा भी, इतना भी बोल रहे हो? देखिए तेंदुपत्ता तोड़ते किसी को देखे हो? हाँ, इधर है चौड़दा क्षेत्र में। तेंदुपत्ता बस्तर क्षेत्र में हरा सोना कहा जाता है ना? आप जितना धान उत्पादन करके इनकम नहीं कमा रहे हैं, उतने ज्यादा तेंदुपत्ता से इनकम वहां के लोग कमा रहे हैं। एक बोरा जब बेचा जाता है ना, तो उसमें 5,000 पत्ते का एक सेटअप होता है, मानक बोरा होता है। एक बोरे का रेट कितना है अभी? जैसे धान बेचते हैं समर्थन मूल्य में, वैसा ही तेंदुपत्ता को समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है। 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा, इतना पैसा मिलता है। और इसको खरीदता कौन है? सहकारी समिति के माध्यम से विक्रय होता है। हाँ, जितने वनोपज हैं, वनों से होने वाले उपज, जिसको हम लोग बोलते हैं वनोपज। पहले 5-6 प्रकार के वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदा जाता था, अब तो 67 प्रकार के वनोपज को खरीदा जा रहा है। और इससे पहले की सरकार ने ही ये किया है ना, 5500 रुपया मानक बोरा। तो उसके लिए भी हम वनों को पढ़ते हैं। वन में सबसे महत्वपूर्ण है वनों की रक्षा और वन में पाए जाने वाले प्राणी। ये शब्द सुने होंगे, पर्यावरण पढ़े होंगे, पर्यावरण तो पढ़े ही होंगे। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। तो जैव विविधता के लिए पेड़ क्या है? एक वरदान है। जब तक पेड़ नहीं होंगे तो जैव विविधता की कल्पना वन्य जीवों के लिए नहीं कर सकते, है ना? तो वनों की स्थिति को लेकर फिर से है, हमारा प्रदेश कर्क रेखा में स्थित होने के कारण से कौन से क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन यहाँ मिलते हैं। ये जो लाइन है ये भी अभी CGPSC में आया है कि हमारा जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं सागौन और साल, और वो सागौन और साल भी उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती के हिस्से हैं। और तीसरा, ये जो 3-4 राज्य विकास खंडों के नाम थे, है ना, तो ये विकास खंडों में शुष्क पर्णपाती वन पाए गए हैं।
और वो प्रश्न नहीं विलोपित हुआ है। 2 प्रश्न हमें, इसमें 1 प्रश्न, क्योंकि वैसे नाम से विकास खंड अभी हमारे यहाँ राज्य में नहीं है, इसी वजह से। खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के इलाके में जो सागौन मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन के प्रकार के सागौन वन मिलते हैं, इस लेवल का वो प्रश्न था, वही विलोपित हुआ है। तो जो एरिया है थोड़ी मात्रा में है जो हमारे यहाँ आर्द्र है, बाकी हमारे यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अभी विभाजन देखें तो हमारे यहाँ विभाजन भी अलग अलग तरीके से होता है। पर्णपाती है उष्णकटिबंधीय पूरे में मिलेगा, और उसमें भी शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। ये कैसा शुष्क और आर्द्र कैसा है, ये हम भारत के जो भूगोल पढ़े थे उसमें हम लोग चर्चा किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके लिखने का काम है, डेटा अभी आने वाला है। हमारे यहाँ पर वन से जो ऊपर लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 59,830.045। अगर आप दशमलव के बाद के आंकड़े नहीं भी याद करते हैं तो 59,830 को याद रखें। ये 59,830 अभी आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इसको बताया गया है। 59,830 हमारे यहाँ पे क्या है? एरिया। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है कितना है? 1,35,000 1,35,192 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इस एरिया का 59,830 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वन या जंगल। बहुत पूछता हूँ बीच बीच में, बताइए वन और जंगल में अंतर बताइए। दुनिया में जितने शब्दावली हैं, हम लोग बोल देते हैं पर्याय है या पर्यायवाची शब्द बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ अंतर है, तभी वो है। पानी को पानी कब बोलते हैं और पानी को जल कब बोलते हैं, दोनों में अंतर है ना। समय के हिसाब से उसका नामकरण है, समय के हिसाब से उसका उपयोग है। तो बताइए वन और जंगल में अंतर। दोनों सेम है वाला उत्तर नहीं होना चाहिए, दोनों अंतर है मतलब अंतर है। हाँ, वन में उसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी भी बोला जाता है ना, मानव के द्वारा रोपित वन पेड़, वो नर्सरी कहलाता है। तो वन और जंगल क्या है? हाँ, वन में वन्य जीव पाए जाते हैं। चलिए भाई, जय। देखिए गूगल से सर्च तो नहीं कर रहे ना, सिंपल परिभाषा है। देखिए हम जब भी शब्दावली में जाएं तो वन को और जंगल को एक परिभाषित किया गया है सरकार के द्वारा। जो सरकार ने अपने वन को अपने हिसाब से राज्य ने अपना वर्गीकरण करके रखा है। जैसे अभी बताया कि इतने क्षेत्र में वन है, तो राज्य सरकार ने जिस क्षेत्र को माना है हिस्सा, मतलब वहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां जीव जंतु है, सरकार ने उसको चिन्हांकित किया है और अपना क्या बनाया है, रिकॉर्ड में उसको रखा है, तो उसको नाम दिया गया है वन। और जंगल मतलब समस्त क्षेत्र, समस्त एक आता है ना, समस्त जंगल वन है, समस्त वन जंगल है, ऐसे वाला समझ। तो सभी जंगल वन है कि सभी वन जंगल है? सभी वन जंगल है, लेकिन सभी जंगल वन नहीं है। ऐसे ही क्षेत्र को वन कहा जाता है जिसको सरकार ने अपने रिकॉर्ड में रखा है। जंगल को जंगल ही कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, और वन को फॉरेस्ट कहा जाता है। दोनों के अंग्रेजी में नाम भी है सेम है। जंगल को जंगल, जंगल बुक सुने हैं, मूवी। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शब्दकोश
डिक्शनरी है, उसमें जंगल, जंगल हिंदी शब्द है, उसको मान्यता मिल गई है उसी नाम से, जंगल को जंगल ही कहा जाएगा। तो ये हमारे हिंदी के लिए उपलब्धि है, इसलिए जंगल को जंगल ही कहा जाता है, लेकिन वन को फॉरेस्ट कहा जाता है। भारत में अभी वन की स्थिति, एक ISFR होता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 साल में वनों की गिनती होगी, हर 2 साल में वनों की गिनती के बाद एक आंकड़े जारी किए जाएंगे। 2025 सितंबर में, अगस्त सितंबर में आंकड़े जारी हुए हैं, और ये बताया गया है कि हमारे पूरे भारत देश में कुल कितने क्षेत्र में वन है। तो पूरे भारत में, भारत का जितना एरिया है उसमें 8,27,365 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, वन है। अब उसमें प्रतिशत पूछा जाएगा तो भारत में कितने प्रतिशत में वन है, तो पूरे भारत का 25%, 25.17, ये पॉइंट भी याद रखें। भारत में कितने प्रतिशत में वन है, 25.17% में वन है। दूसरा, यहां पर वन क्षेत्रफल को 2 तरीके से बांटा गया है। वन क्षेत्रफल में 21.76 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष क्षेत्रफल, ये वन क्षेत्रफल हो गया, और वृक्ष क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। धीरे धीरे दिमाग अभी उलझता जाएगा, है ना, क्योंकि वन क्षेत्रफल अलग हो गया, वृक्ष क्षेत्रफल अलग हो गया, और कुल क्षेत्रफल अलग होता है। ठीक है, वनों को गिनते हैं हमारे यहाँ। आप कल्पना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने पेड़ हैं, इसकी भी गिनती है लोगों के पास। कितना आम का पेड़ है, कितना बबूल का पेड़ है, अभी वन विभाग के पास है। अगर आप किसी पेड़ को काट के ले जाते हो तो वन विभाग आपको पकड़ सकती है, उनको पता है कि यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है। वनों को, वन क्षेत्रफल की गिनती कैसे की जाती है, और वृक्ष क्षेत्रफल की 2 तरीके से इसकी गिनती हो जाती है। कई बार आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हैं, है ना, कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना पेड़ लगा हुआ है, इसको लेकर के गिनती होती है। ठीक है, ऐसे ही इतने क्षेत्र में, 2 वर्ग क्षेत्र में इतने एरिया वनों से ढका हुआ है। एक वन की गिनती है उसके एरिया के साथ। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे का जो एरिया है, कितने क्षेत्र को वो छाया से वो कवर करता है ना। तो जो वृक्ष, पर्टिकुलर वृक्ष से कवर होगा उसको क्या कहा जाएगा, वृक्ष आवरण। और उस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने पेड़ हैं, उसके हिसाब से वन आवरण की गिनती होती है ना, थोड़ा सा अंतर है। और उस हिसाब से आंकड़े भी अलग अलग जारी होते हैं, दोनों मिलाकर के कुल क्षेत्रफल कहलाता है। वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण बराबर कुल क्षेत्रफल। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वनावरण की दृष्टि से हमारे यहाँ पे कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हैं। हमारे इस छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसमें जो ISFR रिपोर्ट अभी बताया मैं, ISFR रिपोर्ट में ये कहा गया है 2023 के हिसाब से कि हमारे यहाँ 59,816 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, कुछ वन और बढ़ गए हैं आसपास। तो उस हिसाब से अभी आपको ये याद रखना है, अभी राज्य सरकार 59,830 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल का डेटा देता है। ये लिख दिया हूं मैं, इकोनॉमी सर्वे 2026। और पूरे क्षेत्र में वन रिपोर्ट के हिसाब से ये भी और ये दोनों मिलाकर ये कहते हैं कि 44.25 भारत में कितना है। याद रखने का तरीका मैंने उस दिन बताया था, 44-25 इसको याद करें और 25 से उसको याद करें। 25 और से शुरू होता है वो, 25-17 वो है, 44-25, 25-17 वो। ये कम से कम 1 साल के लिए दिमाग में बैठ सकता है। ये अभी बदलेगा नहीं 1 साल, और इसके हिसाब से 2 साल नहीं बदलेगा। ठीक है, अब
कौन से स्थान में कितना, ये 44.25 है क्या? तो छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है, ये वाला हिस्से में जितना है, इसको 100% मान लेते हैं, और इस 100% में सभी जगह लगभग इस क्षेत्र में वन है, इस क्षेत्र पे वन है, अलग अलग क्षेत्रों पे पूरा वन से ढका हुआ है, बीच के क्षेत्र में भी वन है ना? तो ये पूरा मिला करके लगभग आधा क्षेत्र तो किससे ढका हुआ है? 44.25 हिस्सा पेड़ों से ही ढका हुआ है। ना तो यहाँ पे कोई अन्य कार्य हो पा रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है। इसी कारण से इस क्षेत्र को उपयोग करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खनिज, वनों पे, जंगल में क्या मिलेगा? खनिज, खनिजों को देखिए, ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो कुल वन क्षेत्रफल का जो स्थिति है, उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? चौथा। जब भी प्रश्न आएगा छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल, और इसके लिए एक शब्द आएगा, क्षेत्रफल शब्द जुड़ गया, रिकॉर्डेड, ऐसा भी हिंदी में लिखा सकता है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल। तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से जब आंकड़े निकाला जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, फिर उसके बाद वन क्षेत्रफल में दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़। कितना है टोटल? 59,830। किंतु वनारण्य में देखिए, फॉरेस्ट कवर अभी बताया ना कि कुछ हिस्से को, कितने वर्ग क्षेत्र को क्या किया जाता है, मतलब वन आच्छादन, यही है। हाँ, फॉरेस्ट कवर एक होता है ट्री कवर, है ना? वन आवरण में कितना हिस्सा? हमारे यहाँ पे तीसरा स्थान। इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, मैक इसका कोड है, हमेशा ये पूछा जाता है। एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, मैक, MAC तीसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, वन आवरण शब्द हमेशा मिलना चाहिए, तभी तीसरा होगा, और वन क्षेत्रफल, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अगर बोल दिया जाएगा तो चौथा स्थान होगा। ये भी एक हिस्सा है क्वेश्चन का। हमारे यहाँ 44.25% तो वन है, लेकिन ये पूरा वन जो है भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में का है? तो कितना प्रतिशत कवर करता है? 12% भारत के हिस्से को छत्तीसगढ़ के वन ने ही ढक के रखा हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण देख लेंगे। हमारे यहाँ वन को लेकर के एक सबसे पहले लाइन में, एक लाइन जो रेड कलर से था, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये वाला। कि आर्थिक सर्वेक्षण में पैसा कितना रुपया जा रहा है वन विभाग से। तो इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हमारे राज्य का जो GSDP है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें किसका हिस्सेदारी? वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? हिस्सेदारी बोले या योगदान बोले या भागीदारी बोले, तो ये ध्यान रखेंगे, 94 क्या है, 9,46,492 लाख और है। इतने रुपए वन विभाग से हर साल सरकार को जाता है, इतना राजस्व हमारे पास वन विभाग से मिलता है। वानिकी जो क्षेत्र अभी लिखा हूं, वो इकोनॉमिकल शब्दावली के हिसाब से 3 क्षेत्र थे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र में आएगा? कृषि क्षेत्र में, है ना? कृषि क्षेत्र में इसको, या प्राथमिक क्षेत्र में इसको शामिल करके रखा गया है। चलिए, तो वन को किस हिस्से से बांटा गया है? 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। ये भी लिखेंगे, हमारे राज्य में वन, ISFR रिपोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला? बीजापुर जिला ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कौन से जिले में है अभी? बेमेतरा, उसके बाद दुर्ग। बेमेतरा एक ऐसा जिला है जहां पर
अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम वन मिलते हैं, बीजापुर में सबसे ज्यादा। हाँ, अभी ISFR रिपोर्ट 2023 लेटेस्ट रिपोर्ट है और इसके हिसाब से अभी जांजगीर चांपा में बहुत कम पेड़ मिलते हैं, लेकिन जिला गठन के बाद सब चीजें अलग हो गई, शक्ति जिला अलग हो गया, रिकॉर्ड पूरा, है ना। जो नया जिला बनता है तो उस जिले का रिकॉर्ड के हिसाब से अन्य जिले के रिकॉर्ड भी बदल जाते हैं। वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो प्रकार है किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर मतलब सरकार ने पूरे जंगल को वन बना करके अलग अलग हिस्से में उसको बांट के रखा हुआ है। अब प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण जब किया जाता है तो सरकार पूरा का पूरा उसको मेंटेन करती है। हमारे यहाँ वन विभाग है और वन विभाग के हिसाब से वन ग्राम भी है ना। वन ग्राम और राजस्व ग्राम का भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। जो ऐसा गांव या वहां का जो क्षेत्र कौन देखता होगा? वन विभाग देखता है, उसको वन ग्राम कहते हैं। और जो क्षेत्र कौन देखता है? राजस्व विभाग देखता है, जिसमें प्रमुख कौन सा है? पटवारी, वो राजस्व ग्राम कहलाता है। आप लोगों का पूरा एरिया राजस्व ग्राम है, जिसका देखरेख, जमीन का देखरेख करने वाला कौन है? पटवारी होता है। वन विभाग के कुछ ऐसे गांव हैं जिसको देखरेख करने वाला कौन होता है? वन समिति के माध्यम से होता है। वो वहां के जो मेंबर होंगे वन विभाग के कर्मचारी उसको देखेंगे। फॉरेस्ट गार्ड से लेकर वो शुरू होता है। वन विभाग का सबसे कनिष्ठ कर्मचारी कौन होता है? फॉरेस्ट गार्ड, है ना। तो प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार से वनों को रखा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। प्राकृतिक या भौगोलिक वर्गीकरण भी किया गया है, जिसमें उष्णकटिबंधी, अभी देखे थे ना, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। तीसरा है प्रजाति, मतलब पेड़ों की प्रजाति के हिसाब से वन को बांट दिया गया है। एक गिनती की गई है उसी हिसाब से साल वृक्ष, दूसरा है सैगोन वृक्ष और तीसरा मिश्रित वन, पूरे मिक्स। तो इस प्रकार का वर्गीकरण वन विभाग ने किया है। प्रशासन के आधार पर जो वन को बांटा गया है उसमें पहला नंबर में है कौन सा? आरक्षित वन। हमेशा इससे प्रश्न बनते आए हैं, तो आरक्षित वन को आप क्या करें? नोट डाउन करते हुए चलें। आरक्षित वन के डेटा हर साल बदलता है, क्योंकि हर साल वनों की स्थिति बदलती जाती है। पॉइंट में भी बदलाव नहीं किया जाता है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस हिसाब से डेटा को आपको सुधारते हुए आगे बढ़ना है। नहीं लिखे होंगे तो लिखते हुए चलना है। आरक्षित वन किसको कहेंगे? पेड़ों को बचाए रखने के लिए और वनों पे पाए जाने वाले वन्य जीव को सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ तरीके अपनाए हैं। तरीके अपनाने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर पेड़ों को रिजर्व करके रखा गया है। कुछ ऐसे एरिया को रिजर्व कर दिया गया है जहां पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, वन विभाग का पूर्ण स्वामित्व है। प्रशासनिक आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल को हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में रिजर्व घोषित कर दिया गया है। एक जमाना था जब अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे वन क्षेत्र को रिजर्व घोषित किया गया था, और रिजर्व घोषित करने पे ना ही वहां पे आप पशु चराई करा सकते हो, ना ही वहां जा सकते हो, ना ही थोड़ा सा भी लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं ला सकते। उसके विरोध में हमारे जनजातियों ने बहुत ज्यादा क्या किया था? आंदोलन किया था कि इस रिजर्व क्षेत्र को क्या किया जाए? हटाया जाए। लेकिन आज कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अच्छे क्वालिटी के वन हैं और वहां पर वन्य जीव भी रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत क्या हो सकते हैं, एक तो संकट वाले हो सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार की घटना ना हो, और दूसरा वनों को बचाना जरूरी है। और वहां पर पाए जाने वाले वनों की प्रजाति को, वन्य जीव को और वनों की प्रजाति को, इस कारण से इस क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर दिया गया है। आरक्षित घोषित करने का एक तरीका अपनाया गया है। आप लोगों ने नेशनल पार्क सुना होगा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अभ्यारण्य सुना होगा। ये ऐसे क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र, जहां पर सरकार ने क्या कर दिया है? कुछ इलाके को आरक्षित कर लिया है। अब राष्ट्रीय उद्यान में उस दिन बताया था 3 क्षेत्र होते हैं, 3 जोन होते हैं। इसको कहा जाता है बफर जोन, इसको कोर जोन कहा जाता है, कोर, उसके बाद बफर जोन और नॉर्मल। ये यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग आ जा सकते हो, घूम सकते हो। ये कोर जोन में पूर्ण रूप से रिजर्व घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। परमिशन लेकर के कुछ कार्य से आप जा रहे हो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। आप यहाँ घूमने भी जाते हो तो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आपको फीस देना पड़ता है। अगर आप कुटुम्बसर गुफा जाएं देखने या तीरथगढ़ जाएं तो तीरथगढ़ के नाम से कभी टिकट नहीं कटेगा। आप लोग ध्यान देंगे, कभी घूमे जाएं तो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आपको इस क्षेत्र में आए हो, इस कारण से आपको वहां पे देना पड़ता है उसकी राशि। तो क्या हो गया, अनाधिकृत प्रवेश ना हो करके आपको पास मिल गया उस क्षेत्र में घूमने के लिए, तब आप आसपास के क्षेत्र को घूम सकते हो। तो उसमें लिस्टिंग रहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में किस किस जगह पे आप जा सकते हो, उसमें लिस्ट रहता है, उसमें आप टिक लगाता है। उस कागज को लेकर के सभी जगह जाओ, एक ही राशि में आप घूम सकते हैं। तो पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या उस क्षेत्र को हम लोग रिजर्व रखे हुए हैं, या सरकार रिजर्व रखी हुई है। कितने प्रतिशत? 43.34% क्षेत्र को सरकार ने रिजर्व रखा है। और किलोमीटर में कितने हिस्से आएगा? 25,923.82। अभी देखें तो सबसे ज्यादा आरक्षित क्षेत्र वाला जिला, ये रिकॉर्ड बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जिले में एक भी नहीं है, ये भी ध्यान रखें, है ना। ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था मुझे कि इस दंतेवाड़ा में साक्षात्कार में कि इसमें इस जिले में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ना ही इसमें एक अभ्यारण्य है, ना ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक भी नहीं है। लेकिन आरक्षित वाला जिला आज जितने भी बुक्स में देखने को मिलता है तो यही, ये अपडेट होगा कुछ दिनों में, तो ध्यान रखें। सबसे कम आरक्षित वाला जिला कोरबा। दूसरा जो होता है संरक्षित वन, हमारे यहाँ भाई बहुत सारे प्रशासनिक अनुमति से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। कुछ जो पशुचारण का कार्य है कुछ लोग वहां पे कर सकते हैं। स्थानीय निवासी कुछ रहते हैं तो छोटे छोटे जो कार्य है, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी लेना, पशुचारण करवाना, या फिर बीज लेना, कभी बोल रहे हैं पत्ता तोड़ाई करना, ये सब कार्य वहां पर अनुमति से कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र हमारे यहाँ पे कितना है? 40%, 40.17। पहले का जो आंकड़ा है वो कम ज्यादा है ना, पिछले रिकॉर्ड आपके पास होगा, कॉपी लाए होंगे तो। ये अभी लेटेस्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। ये 24,038 वर्ग क्षेत्रफल में आरक्षित हो गया। पूर्णतः प्रतिबंधित है अनाधिकृत प्रवेश। यहां पर है अनुमति लेकर के आप क्या कर सकते हो, पशुचरण का कार्य कर सकते हो, लघु वनोपज निकाल सकते हो, जलाऊ लकड़ी ले सकते हो। तो ऐसे क्षेत्र को अलग से रखा गया है। तो इसमें कौन सा है सबसे ज्यादा जो संरक्षित वन? सरगुजा में। और सबसे कम संरक्षित वन जांजगीर चांपा में। ओवरऑल सबसे ज्यादा पेड़ बीजापुर में है ना। आंकड़े समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे, फर्स्ट जिला कौन कौन सा है? सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ है? बीजापुर में। लेकिन सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहाँ है? दंतेवाड़ा। सबसे ज्यादा संरक्षित वन कहाँ है? सरगुजा। अब ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार का वन विभाग का नियंत्रण नहीं है, ध्यान से समझेंगे, किसी भी प्रकार का वन विभाग का नियंत्रण नहीं है। कौन से विभाग का नियंत्रण है? राजस्व विभाग का नियंत्रण। इस प्रकार के वन में किसी प्रकार का प्रबंधन नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो? खेती किसानी कर सकते हो, पशुचरण कर सकते हो, जलाऊ लकड़ी ले सकते हो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रजाति के पेड़ आप लगाते हो इस राजस्व क्षेत्र में भी जो वन विभाग के मापदंड में कटाई करना प्रतिषेध है। जैसे सागौन का वृक्ष, साल का वृक्ष, ऐसे वृक्षों को आप क्या नहीं कर सकते, लगा तो सकेंगे लेकिन उसकी कटाई नहीं कर सकते। उसको वन विभाग से क्या करना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप सागौन जैसे पेड़ों की कटाई कर सकते हो। कितने प्रतिशत है? 16%। सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन कांकेर में। और कम कहाँ है कैसे बताओगे, है ना। तो ये इसके लिए आप निश्चिंत है।
ये भी है प्राकृतिक या भौगोलिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब ऐसे वनों को ध्यान रखिए दो भाग में बांटा गया है। एक तो वन क्या होगा, शुष्क होगा, और एक क्या होगा, आर्द्र। उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जाता है कि ये पूरे भारत, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री में है, ऊपर का जो लाइन है कितना है 23.5, और ऊपर का लाइन फिर है 66.5। तो ये यहां से यहां तक का जो एरिया कहलाता है, नीचे तक भी मान लें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत यहाँ है, भारत के बीच में छत्तीसगढ़ ये है, तो छत्तीसगढ़ किस में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और आर्द्र और शुष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेड़ पौधे का जो प्रकृति क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें एरिया के हिसाब से शुष्क और आर्द्र का जो कॉन्सेप्ट है, वर्षा वितरण के नाम से शुष्क और आर्द्र रखा जाता है एरिया के हिसाब से। वर्षा वितरण, किसी क्षेत्र में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कुछ क्षेत्र में 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 150 वाला क्या कहलाएगा, आर्द्र, और 100 से 120 वाला शुष्क, इस तरीके से। और पूरी तरीके से मरु जो क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, पूरी तरीके से शुष्क। यहाँ पर्णपाती जुड़ा है तो पेड़ पौधे अपने पत्तियां हर मौसम में क्या करते हैं, स्पेशली गिराते हैं। इसके वजह से दो हिस्से में बांटा गया है, शुष्क वाले ज्यादा हैं, आर्द्र वाले कम है। तीसरा वर्गीकरण पेड़ के आधार पर। 3 प्रकार से वृक्षों को पेड़ के आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है साल पेड़ को गिनती करके रखा गया है, दूसरा किसको रखा गया है, सागौन को, और तीसरा रखा गया है सभी जो बच गए उसको मिश्रित। सबसे ज्यादा कौन सा है, उसके बाद सागौन। ये लगभग 43%, 43.49 कुछ है, ये 40.56 और सागौन 9.42। इस प्रकार से वितरण, ये 100 होना चाहिए, जो बचा है उसमें इसमें जोड़ लीजिए, ठीक। पेड़ों की गिनती के तरह से नाम क्या है इसका, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। ये याद ना रखिए, याद आपको परसेंटेज रखने हैं। 40.56% हिस्से में क्या पाया जाता है, साल वृक्ष। हमारा राजकीय वृक्ष है। साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया था, अब ये तो क्लास है, रोज आपको जितने भी पीडीएफ मिल रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं उसको पढ़ना है, रोज पढ़ना है, याद करके। एक दिन याद हो गया या फिर अब टेस्ट में भी आप लोगों से यही तो पूछा गया था, साल वृक्ष को कब घोषित किया गया था, जो हमारे यहाँ राष्ट्र की प्रतीक है उसको कब किया गया था, 4 सितंबर 2001, ऐसा याद आ रहा होगा। साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे वैरायटी के साल मिलते हैं और पूरा बस्तर साल से ढका हुआ है। इसी कारण से बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और ये भी लाइन आपके पीएटी में पूछा गया था, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है ना। सर्वोच्च किस्म के साल कहाँ मिलते हैं, केशकाल की घाटी में। केशकाल किस जिले में है, कोंडागांव जिले में। फिर दूसरा आता है सागौन वृक्ष, कितने प्रतिशत में, 9.42। टेक्टाना ग्रांडिस इसका नाम है। ये क्षेत्रफल याद नहीं करेंगे तब भी चलेगा, 9.42। कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है सागौन वृक्ष, नारायणपुर के कुरशेल घाटी में पाए जाते हैं। जो कुरशेल घाटी का जो साल है उसकी तुलना नेपाल के क्षेत्र में पाए जाने वाले, नेपाल के क्षेत्र में पाए जाने वाले सागौन का ही कुरशेल घाटी जैसे घाटी की तुलना, जहाँ पे सागौन वृक्ष मिलते हैं, नेपाल के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले सागौन से इसकी तुलना की जाती है।
तो जब आ गया तो ध्यान रखिए इसकी तुलना किससे की गई है, नेपाल के। ये देखें मिश्रित वन, कोई परेशानी नहीं है, मिश्रित जो बचा है वो मिक्स है 43.52% में, इसको भी ध्यान ना रखेंगे तब भी चलेगा। सभी प्रकार के पेड़ आ जाते हैं मिश्रित वन में। तो प्रजाति आधार पर सबसे ज्यादा वृक्ष का वर्गीकरण अगर किया जाएगा, ये आया हुआ था ऐसे तीनों का, साल का, सागौन का और मिश्रित तीनों थे, और इधर उनका प्रतिशत था, और प्रतिशत को क्या किया करना था, मिलाना था, है ना, एक का ए एक का बी, ऐसे। हमारे यहाँ बांस को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। बांस पूरे छत्तीसगढ़ के कितने हिस्से में पाया जाता है, 6% हिस्से में बांस मिलता है। जितना पेड़ है उसके 6% हिस्से में बांस मिलता है। चलिए ये वाला जो अपडेट करना है आप लोगों को, ये वाला अपडेट कैसे करना है, ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला क्या हो गया है अभी बताया हूं अपडेट वाले में, कौन सा, बीजापुर। ये क्या हो जाएगा, अब जिला बदल गया है तो बेमेतरा, और ये भी हो जाएगा बेमेतरा। इतना अभी वन विभाग के डेटे हैं। वनों को और बेहतर ढंग से संरक्षित और संवर्धित, दो शब्द होते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर क्या आया है, राज्य की वन नीति। कब, 2001 में। वन नीति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी नीति, कोई भी नीति आती है तो उसके विकास को लेकर के बातें उसमें की जाती है, उसमें मतलब। तो राज्य की क्या है, वन नीति इसलिए पढ़ना होता है। पहले तो जब आप पढ़ाई करेंगे पहली बार में तो वन नीति कब आई थी, अब हमेशा ध्यान रखें। और वन नीति में कोई भी निगेटिव बात तो होगी नहीं, तो जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो सकारात्मक बातें ही आप उत्तर लेने का प्रयास कीजिए। अब सकारात्मक बातों में जरूरी थोड़ी है कि सभी सकारात्मक बातें वन विभाग वन अपनी नीति में रखा हो, है ना। भारत की वन नीति आजादी के समय से बनी हुई है, और उसका एक सबसे बड़ा जो टारगेट है भारत के वन नीति का, वो है हमारे देश में वन का एरिया कितना करना, 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। लक्ष्य 1947 से चला आ रहा है, जो अभी आकर के कितने पे रुका हुआ है, भारत, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि हमारा वन नीति का लक्ष्य क्या है, भारत वन नीति का कितना प्रतिशत होना चाहिए। 1/3 का लक्ष्य था, जो 33% होता है। मुख्य मुख्य बातें हैं वन का, इसको देख ले बस, उसके बाद आगे हम लोग मैथ देखेंगे। पहला काम क्या करना है, संरक्षण और संवर्धन। दूसरा, राज्य में इतने ज्यादा हमारे यहाँ औषधीय पौधे हैं, तो हमारे इस राज्य को क्या बनाना, हर्बल स्टेट, औषधीय राज्य बनाना। आर्थिक उपयोग, पेड़ों को क्या करना है, आर्थिक उपयोगी में लगाना, और इकोसिस्टम को बैलेंस बनाकर रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन। जितने भी अपराध होते हैं वन अपराध, वन अपराध को लेकर वन विभाग बहुत सख्त है। अगर आप साग सैगौन की तस्करी करते हैं और आप कहीं पकड़े जाते हैं तो जब्त हो जाता है, क्या, लकड़ी तो होगा ही, जिस वाहन में आप ले जा रहे हो वो आजीवन उसका क्या होता है, जमानत नहीं होगा। वो उसका हो गया वन विभाग का, तो चलाएगा नहीं, लेकिन वो सड़ जाएगा रखे रखे। और उसके लिए कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जिसको तुरंत निपटाना होता है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट होता है, विशेष न्यायालय। ठीक है, कल यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग हर्बल स्टेट से। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गणित। कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज, नया टॉपिक था,
चाक, हाँ हाँ चाल दूरी बोला था ना, चाल दूरी समय को पढ़ते हैं, पढ़े थे इससे पहले भी चाल दूरी और समय। एकदम बेसिक से कि थोड़ा सा चल जाएगा? चाल बताओ, चाल क्या है? तब शुरू करेंगे। हम्म? हर चीज की चाल होती है ना? इंसानों की भी। क्या रखा है? इंसानों की भी चाल होती है। चाल का मतलब क्या है? देखिए, आपको यहाँ से घर जाना है, तो आप घर कैसे जा सकते हो? कुछ तरीकों से जा सकते हो। पहला चीज तो आप यहाँ से चलना शुरू किए पैदल पैदल, तो आप कुछ चीजें तय पहले से होती है। यहाँ से व्यक्ति को यहाँ से जाना है, ए स्थान से बी स्थान जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने तक ये तो फिक्स है कि यहाँ से यहाँ कोई ना कोई डिस्टेंस है, दूरी है ना? ए से बी तक कोई ना कोई क्या मिलेगा? दूरी मिलेगा। 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, तय है। जब यहाँ से आप शुरू करते हो चलना, चल कर जाते हो आप, तो आप जिस रिदम में चलना शुरू करते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं जिस गति से आप जाते हैं। हर कदम, हर कदम उतने ही समय पे आप रखते हुए जाते हैं, है ना? और ऐसे आप पहुंचते हैं, तो ये हर कदम रखा हुआ आपका एक निश्चित क्या कहलाया? चाल कहलाया। और निकालने के लिए मैं अभी गणितीय शब्दावली में नहीं आ रहा हूं। गणितीय शब्दावली में कैसे आएंगे? दोनों को लेकर के यहां से यहां गए, तो आपने क्या लगाया? कुछ ना कुछ समय लिया। घर पहुंचते पहुंचते आपको क्या कितना समय लगा? 5 मिनट लगा। तो आपने 5 मिनट में ए स्थान से बी स्थान तक अपना सफर तय किया। अब यहां पर जितने भी कदम रखे हैं, है ना, हर कदम एक समय के हिसाब से रखे होंगे आप। एक दूसरा व्यक्ति है जो पैदल ना चल करके क्या किया? दौड़ते हुए गया। जब दौड़ते हुए गया, तो पैदल चलने वाले से कम समय लेगा या ज्यादा समय लेगा? ज्यादा समय लेगा। या कम समय? कम समय लगेगा। तो दौड़ते हुए गया, तो उसके जो कदम थे, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, ऐसे चला गया हो, है ना? अब अगर वो बाइक से गया, तो बाइक से गया तो एक मीटर रहता है, आपको पता चल, देखेंगे ना गाड़ी में एक मीटर रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है? किलोमीटर प्रति। आप उसमें देखेंगे 30 40 50 स्पीड लिखा रहता है। वो क्या है? वो एक्सीलरेशन है, चाल नहीं है ना? वो भी अलग चीज है। एक्सीलरेशन, तुरंत। जब सामान्य रूप से समझे, आप दौड़ के गए, भाग के गए, किसी दूरी को आपने जितना समय लिया, किसी दूरी को तय करने के लिए आपने क्या किया? जितना समय लिया, उस समय को मापने के लिए, अब उसको समझने के लिए क्या किया जाता है? जितना समय आपने लिया है और जितना दूरी तय किया गया है, उसका क्या रूप है? व्युत्क्रम रूप है। चाल बराबर हमेशा होता है आपने जितना दूरी तय किया, उस दूरी को जितने समय में तय किया।
इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूरी और समय को हल करना होता है। चाल बराबर इसलिए दूरी बटे समय। ठीक, एक सूत्र से फिर 3 सूत्र निकलते हैं। आप एक ही सूत्र का प्रयोग करके सभी सवाल हल कर सकते हो, और अगर अलग अलग सूत्र भी याद करना होगा तो अलग अलग सूत्र भी याद कर सकते हो। अब एक व्यक्ति को चाल निकालना है, एक व्यक्ति की चाल निकालना है, तो उसके लिए 2 मानक तय होते हैं। इसके दूरी का और समय का एक सबसे छोटी इकाई होती है, उस इकाई को भी इसी में आपको जानना जरूरी है। व्यक्ति की चाल हमेशा 2-3 यूनिट में आता है। दूरी को आप कैसे नापते हैं, दूरी कैसे नापेंगे आप, या तो किलोमीटर में या तो मीटर में। समय को कैसे नापते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है समय का, सेकेंड। तो दूरी की सबसे छोटी इकाई और इसकी सबसे छोटी इकाई सेकेंड, समय लिखता हूं सेकेंड, सेकंड या सेकेंड। और किलोमीटर में दूरी की सबसे बड़ी इकाई मान सकते हैं किलोमीटर। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति की चाल निकालनी होगी तो उसके लिए निश्चित दूरी होती है। दूरी या तो आपको किलोमीटर में मिलेगा या तो मीटर में। उसका एक समय होता है, समय आपको या तो घंटे में मिलेगा या फिर मिनट सेकंड में। तो घंटे का कनेक्शन किलोमीटर के साथ होगा और मीटर का कनेक्शन सेकंड में होगा। 2 हिस्से में इसका मान हमेशा आता है। अब कभी कभी ये आएगा कि प्रश्नों में आता है कि कोई व्यक्ति अगर निश्चित दूरी है वो किलोमीटर में दिया हो और समय सेकंड में दे दिया हो, है ना। अभी बेसिक बोले तो बेसिक से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी दूरी को किस में दिया होता है, किलोमीटर में, और समय किस में दिया है, सेकंड में। क्रॉस हो गया। फिर हमको ये पता है कि किलोमीटर का कनेक्शन किससे है, घंटे में। तो कभी कभी देखिए किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 6 सेकंड नहीं भैया, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इस कारण 60 गुणित 60 होता है ये। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणित 60। आपने कभी बहुत सारे पुस्तकों में 5/18 18/5 का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ से आता है। अगर आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मैं मीटर में लिखूं तो किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दूं, और एक मान के चलो 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है किसी की चाल, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर और सेकंड में। तो मैंने किस आंकड़े को लिखा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो यहां पर 1000 और 3600 हो गया, यहां पर रहेगा मीटर और यहां होगा सेकेंड। ये कटेगा, 2 शून्य यहां से कट गए, ये 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किस रूप में भी लिखते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। कई तरीकों से इसको लिखा जाता है, तो ध्यान रहे ऐसा इसको लिखना है। तो ये कन्वर्ट कैसे हुआ है, अगर किसी किलोमीटर को हम किसी किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 1000 और 3600 से गुना करना पड़ता। तो उससे ना गुना करके मैं किससे गुना करूंगा कन्वर्ट करने के लिए, 5/18 से। तो बहुत कॉमन चीज है कन्वर्ट करने का। हम अधिकतर कई क्लास ऐसे होते हैं जो सीधा बदलते हैं 5/18 से गुना कर दो, लेकिन आता कहाँ से है हमको ये ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर का यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है। दूसरा चीज, अगर कोई मान किसमें हो, मीटर
प्रति सेकेंड में हो, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करना हो तो सेम क्या करना है, उल्टा करना है। तो 1 मीटर प्रति सेकेंड या 1 मीटर 1 सेकेंड को बदलने के लिए हम लोग क्या करना है, 18/5, जो भी आंकड़ा रहेगा उसको 18/5 से गुना करना है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं पे लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं और उसमें 5/18 से गुना करते हैं। दो कॉमन जानकारी हो गया। अभी मैंने क्या सूत्र लिखा था, चाल बराबर, किसी भी व्यक्ति का चाल निकालना होगा तो दूरी होनी चाहिए और एक निश्चित समय में, इसको ये समझे, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। इसका एक परिभाषा बन जाता है। किसी निश्चित समय में मतलब ए से बी जाना है तो 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर चला जाता है। अभी 5 मिनट को ना लिख करके मैं लिख देता हूँ 2 घंटे में, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। 2 घंटे में 10 किलोमीटर वो चला जाता है। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, एकदम कॉमन चीज है, 1 घंटे में 5, आधा घंटे में और 30 मिनट में, सोचने लग जाते हो। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। एक और चीज आता है कि कभी कभी ये जो मैं लिखा था ना, वो चीज क्या, कैसे नहीं मिटा, दूरी है मान के चलो 20 किलोमीटर और दिया है मिनट में, तो 18/5 और 5/18 में फंसेंगे। इसीलिए मैंने लिख दिया 1000 बटे उसमें 60 होगा, फिर 1000/60 मीटर, मिनट की इकाई 60 हो जाएगी। 3600 से गुना ना करके 60 से करना पड़ता है ना। तो कभी आप ऐसी इस परिस्थिति में नहीं फंसेंगे, किलोमीटर में है और मिनट में होते, है ना। अब तीसरा चीज, कभी कभी ये आपको पता है कि कोई व्यक्ति अमुक किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा होता है और 5 किलोमीटर वो दूरी तय किया, तो समय लगेगा कुछ ना कुछ। तो इसमें तीनों चीजें होता है, चाल दे करके दूरी पूछ लेगा, मतलब चाल और समय देकर के दूरी पूछा जा सकता है, दूरी देकर के चाल और समय, मतलब दो आंकड़े दे करके तीसरा हमेशा निकालना होगा। तो आप एक ही सूत्र का उपयोग कर सकते हो, या फिर आप लोगों को अगर दूरी का सूत्र याद करना होगा तो दूरी का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 लिखूं मैं, चाल बटे 1 दूरी बटे 1, तो दूरी का गुना 1 से, दूरी एकम दूरी, और चाल का तिर्यक गुना में चाल गुना समय। अगर आप सहायक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं तो ये तो एक बार ऐसे ही सभी सूत्र को देकर के प्रश्न आया था, ध्यान होगा। सूत्र ही लाइन से पूरा पूछ दिया था सहायक शिक्षक ने। अब बचा क्या, समय निकालना होगा। तो समय निकालना होगा तो दूरी बटा चाल। अलग अलग तरीके से ये किया जा सकता है। अभी इसमें आया था कुछ ऐसी सूत्र देकर के कि इसमें से कौन से सूत्र का उपयोग करके हम चाल और दूरी का आंकड़े का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चाल को मतलब सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा सही प्रभावी हो सकता है, लग सकता है। तीनों है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर 4 गुणित समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल हमेशा कैसा रहेगा, चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगा मान हमेशा, या किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, इसकी इकाई लिखेंगे। दूरी हमेशा किलोमीटर में आएगा और समय हमेशा घंटे मिनट सेकंड, है ना। इसी का बस दोनों यूनिट को लिखना पड़ता है, बाकी का सिंगल सिंगल यूनिट लिखना पड़ेगा।
कभी कभी चाल को लेकर फिर से आता है औसत चाल। मैं बहुत सारे सूत्र नहीं लिखूंगा, प्रश्न आते जाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते जाएंगे। औसत चाल क्या होता है? कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी से जाता है ना, और निश्चित चाल से जाता है और अलग चाल से वापस आता है, दूरी सेम रहेगी, है ना। आप अभी क्लास के लिए घर से आए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से आए, तो सर कहाँ से? अब अंधेला हो गया वापसी में, अब जाएंगे कितने में? 20 में। घर की दूरी बदल थोड़ी जाएगी, कम ज्यादा चलाओगे तो उतना ही दूर बढ़ेगा, समय बदलेगा, है ना। तो उसके लिए औसत चाल वाला एक कॉन्सेप्ट आता है। तो औसत चाल में जो पहला चाल है जाने का और आने का, उसके लिए क्या किया जाता है? 2xy वाला है ना, मालूम होगा। यही है कि दूसरा है? औसत चाल दो बार आएंगे जाएंगे, उसके हिसाब से 2xy x प्लस वाई, इसी का उपयोग करके ही बनाइए आप, है ना। जो प्रोसेस से बनाया जाता है वो बहुत लंबा बनता है। x क्या है? जाने का, y आने का। औसत जो चाल है दोनों का गुणा कर दिया जाएगा, तीनों को, x प्लस वाई। प्रश्न एक आध बनाते हैं, अब धीरे से कॉन्सेप्ट बैठते जाएगा तो आगे बढ़ते जाएं हम। क्वेश्चन 1, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, बहुत काम आने वाला है ये। बन गया? क्या करना है? 36 को ऐसा लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब मैं अगर एक एक यूनिट लिखता हूं तो किलोमीटर को हम लोग को बदलना किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में, ऐसे ही बदलना है। तो इसके 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 36 गुना 1000 लिख सकते हैं, और इसको 3600, है ना। कितना लिख सकते हैं? 36,000 और 3600। हमको नहीं पता है 5/18, 18/5 हम भूल गए पेपर में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, और भूलोगे ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसमें 5/18 करें, किसमें 18/5 करें, भूलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 36 और ये 36 कट गया, और इसमें का 2 शून्य कट गया, क्या बचा? 10। इसको हमने क्या माना था? मीटर। इसको क्या माना है? तो मीटर प्रति सेकेंड। आपको कुछ नहीं ये वाला करना है, ये है ना, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, ये ऐसा ही बनाना है, ये अभी के लिए है। चलिए दूसरा हो गया, लिखने काम तो नहीं है इसमें। 72 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या होगा? 72 गुनी
18/5 कितना है? ये पॉइंट में आ जाएगा क्या? ये बहुत ज्यादा हो गया है, इसको मैं बदल देता हूँ, थोड़ा अच्छा वाला रखता हूँ ताकि आपसे कट जाए भाई। 40 कर देता हूँ, ठीक। अब 5 के पहाड़ से कटने वाला लिखना है पड़ेगा, तब तो आप लोग थोड़ा सा सहज महसूस करोगे, हैं? दशमलव जहां आया कितना है? 144। दशमलव जहां आता है फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये हो गया 5 और 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144 क्या? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, ये कन्वर्ट बीच बीच में आप लोगों को करना पड़ेगा, प्रश्न पढ़ पढ़ के ध्यान रखेंगे हमेशा। ये किलोमीटर और सेकंड का जो मामला है इसमें अधिकतर पूछा जाएगा। प्रश्न लिखिए, अब एक सवाल पे आते हैं। एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके द्वारा 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब भी ऐसे प्रश्न आएगा, एक चीज देखना, दिया क्या क्या गया है और निकालना क्या है, बस। क्योंकि 3 ही चीज होते हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, दिया क्या क्या है और निकालना। हमेशा 2 यूनिट दिया रहेगा, तीसरा यूनिट निकालना है। कभी कभी एक ही यूनिट दिया रहेगा और दूसरे यूनिट निकालने के लिए आपको एक कोई ना कोई क्लू मिलेगा। तो यहां पर दे दिया गया है चाल, और क्या दे दिया गया है? सेकंड में है, मतलब समय है ना। जब भी कोई चीज सेकंड में हो, मिनट में हो, घंटे में हो, तो समय मिल गया है, चाल मिल गया है। 3 चीज बस होता है हमारे यहाँ पे अभी सूत्र में, 3 ही चीज तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना पिएगा बेटा? तो देखिए, एक ही सूत्र से बनाने का प्रयास करिए। आया क्या? 150 घंटा, किलोमीटर, मीटर। चाल कितना है? चाल, चाल का जो मान है, वैल्यू है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय सेकंड में है। दोनों क्रॉस हो रहे हैं, है ना। एक साथ अगर एक ही यूनिट रहते तो हम लोगों को परेशानी नहीं है। हमको एक यूनिट में ही मान चाहिए, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा चाल को ही बदलने का प्रयास करिए, है ना। किसी के चाल को बदलना आसान नहीं होता है। चाल कितना है इसका? 36। इसको एक ही तरफ रख, एक ही सूत्र से बनाने का प्रयास कीजिए। 36 में क्या कर देंगे, यहां से अब ये मीटर और प्रति सेकंड में आ जाएगा। यहां पर दूरी, दूरी ही तो निकालना है। समय कितना है? 15 सेकेंड। अब इसको हम हल करें तो ये भी अब मीटर और सेकंड में आएगा मान, ये ऑलरेडी सेकंड में है। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। यहां से हो गया 5 दूनी
10, 10 बराबर दूरी बटे 15। फिर त्रियक गुना, इसमें हमेशा जितने भी अभी सवाल आएंगे त्रियक गुना वाले आएंगे। तो दूरी एकम दूरी हो गया और 15 दहम 150। ठीक है, मान दूरी दूरी का हमेशा मान किस में आता है, मीटर या किलोमीटर में। क्योंकि मीटर इसमें सेकेंड है ना, सेकेंड है, इस कारण से हमने इसको मीटर प्रति सेकेंड में ही बदल दिया है पहले से, तो उत्तर हमेशा मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 6.5 घंटे में 91 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल क्या रही। अभी मैंने बोला है दिया क्या क्या होता है उसको पहले दिमाग पे रखिए, और निकालना क्या है उसको दिमाग पे रखिए। सूत्र एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही सूत्र है। अब बाकी तीनों सूत्र को लगाने का प्रयास मत करिए, अलग अलग चाल निकालना है तो। सेवन। देखिए ये समय समय का मान ऑलरेडी घंटे में है और दूरी भी किलोमीटर में है, तो कन्वर्ट करने वाला काम नहीं है, बदलने वाला काम नहीं है। सेकंड में रहता या ये मीटर में रहता तो परेशान होते। तो क्या क्या दिया है इसको आप लोग देखिए, दिया क्या क्या है। पहला दूरी दिया है 91 किलोमीटर, और समय क्या दिया है 6 सही 1/2। इसको हम लोग बदले तो 6 दूनी 12 और इसको 13/2 लिख सकते हैं। सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहां कहां पे किसका किसका मान रखना होता है। दूरी के लिए क्या रखेंगे 91, और समय में 13/2, है ना। जब भिन्न के अंदर फिर भिन्न हो तो क्या करते हैं, जो मूल संख्या है, मूल संख्या इसके लिए 91 है ना, और 13/2 क्या हो जाएगा, इस स्वरूप को हम लोग क्या रखें बदले तो 2/13 होगा। इसको भाग के रूप को हम लोग किस रूप में लिया है, गुना का रूप में, गुना के रूप में बदलने का प्रयास किया। ऐसा लिख सकते हैं 91 को 91/1 और 13/2 को 2/3। इस बटे को या भाग को गुना के रूप में बदल दिए। 13 × 91 और 7 दूनी 14। दूरी किसमें है, किलोमीटर में है, समय किसमें है, घंटे में। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति
ये चाल का उत्तर है। कितना? 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेसिक से। अब हो गया नहीं? लिखेंगे एक निश्चित दूरी को भारतीय एक निश्चित दूरी को भारतीय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ऐसा लिख दूं तो समझ में आएगा क्या? चाल से पूरा करती है। चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करती है। 2 घंटे 45 मिनट में तय करती है। इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाएंगे अभी ना। इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? समय ही पूछा गया होगा। एक 50 क्या आएगा? आएगा 150 बोले तो 150 मीटर किलोमीटर निकाल दिए क्या समय ना? आ गया ना? दो काम करना है इसमें। जिंदा है वो। फिर आप इधर दिखता है।
दूरी पता है क्या इसमें? देखिए कोई निश्चित दूरी है, दूरी हमको कितना किलोमीटर है नहीं पता, उसको भारती क्या करती है, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हाँ समय लाएं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय में, 2 घंटे 45 मिनट लग जाता है ना। तो आप लोग अभी घर जाते हो तो उन्हीं का एग्जाम्पल है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो घर तो कितना घंटा लगता है, 2 घंटा 45 मिनट लग जाता है। कितना दूर है नहीं पता है ना। लेकिन अगर उसको आप अपना स्पीड बढ़ा दो और कितना कर दो, 8 के बजाय 12, तो वही दूरी आपको कितना समय में लगेगा। तो वही दूरी मतलब पहले दूरी पता होना चाहिए तब तो वही दूरी। तो इस 2 यूनिट के माध्यम से दूरी निकल गया। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि ये किलोमीटर में है तो वो घंटे में होना चाहिए, तो दोनों ठीक है, किलोमीटर में है और घंटे में है, तो चाल जो दूरी जो निकलेगा किलोमीटर में ही आएगा। इसके लिए चाल कितना है, 8, और समय कितना है, 2 घंटे 45 मिनट। अब 2 घंटे 45 मिनट को लिखते कैसे हैं? हाँ बदले तो, 2 घंटे, अगर 60 मिनट का घंटा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे का कितना मिनट, 45 मिनट। ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 3/4। तो यहां पर कैलकुलेट करके बताएं, 11/4, 8 गुना 11/4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। ये 22 क्या है, फिर से ध्यान रखें दूरी, और दूरी को किस में लिखेंगे हम लोग, किलोमीटर में। अब यहाँ पे आपको मिल गया है 22 किलोमीटर है वो रास्ता डिस्टेंस जहां आपको जाना था। तो अब उस 22 किलोमीटर को अब कितने स्पीड से जाओगे आप, 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हो तो समय कितना लगेगा। समय का सूत्र क्या है फिर, दूरी बटे चाल ही तो है ना। तो दूरी कितना निकाल लिया आप, 22। चाल कितना है, 12। जो भाग दो जो आएगा वो उसका समय कहलाएगा, है ना। आप बोलोगे हमेशा पूर्ण में आना चाहिए, अगर ये 24 रहता तो 2 घंटा होता, ये 24 है नहीं, तो ऐसे भाग देने के लिए ये सिस्टम आप लोगों को करना है, 12 एकम 12, ये तो कट जाएगा। और 2 11 दूनी 22, और ये छोटा हो सकता है ना, तो कर सकता है, 2 से तो भाग जाएगा ही, ये छोटा कर सकते हैं। अब इसको आप लोग सहजता से निकाल सकते हैं, 11 एकम 6 एकम 6, कितना बचा, 5। तो एक सही 5/6 घंटे दिख रहा है स्क्रीन में, एक सही 5/6 घंटे। मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 6 हिस्से में 5 हिस्सा, अर्थात 60 मिनट में 50 मिनट, तो 1 घंटा 50 मिनट। किसी मिनट को या किसी भाग को, उस दिन और बताया था मैं, किसी भिन्न को अगर किसमें बदलना हो, मिनट में बदलना हो, तो क्या करते हैं, आप लोग 110 लाए थे ना, वही पूरा मिनट में आ जाएगा। फिर ये हिस्सा है 60 का 5 हिस्सा, अगर यहाँ पे दोनों जगह क्या कर दे हम लोग, 10 से गुना कर दे तो 60 का 50, 1 घंटा 50 मिनट। कैसे
ठीक है, एक सही 5/6 घंटे। पूरा 10 मिनट और होता तो ये 2 घंटे हो जाते। हो जाएगा, एक प्रश्न और हो जाएगा। और चलिए कल थोड़ा सा लेवल में बढ़ते जाएंगे आगे, और परिस्थिति के हिसाब से फिर क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। आना कल सब। मंडे को टेस्ट देंगे, मतलब मंडे को बहुत कम आओगे आप लोग, है ना, टेस्ट होगा तो। चलिए, हो गया। चलिए कल थोड़े टाइम में